नमस्ते बच्चों, मैं राजेंद्र कुमावत उज्ज्वल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित में अध्याय नंबर 9 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th में इस बार 6 नंबर का चैप्टर रहेगा और इसमें संशोधन हुआ है पाठ्यक्रम में। उसके तहत जो 9.2 है वो डिलीट हो गई और 9.1 अपने सिलेबस का पार्ट है। तो 9.1 में से इस बार 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, तो आपको ध्यान से समझना है। शुरू कर दो, अपने पेन कॉपी हाथ में लेके लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले हम बात करने वाले कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, ये समझेंगे कैसे हम। अपने पास दो अक्ष होती है, एक तो होती है एक्स ओ एक्स डैश और दूसरी होती है वाई ओ वाई डैश। मैं ज़रा आपको लिख के बताता हूँ, देखो पीछे एक्स ओ एक्स डैश और दूसरी अक्ष है वाई ओ वाई डैश। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रतिच्छेद करती है। जैसे हम आपको बोर्ड पे दर्शा के बता रहे हैं, दोनों अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रतिच्छेद करती है। जो क्षैतिज अक्ष है, जो आपको ये आडी रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली, ये अपनी एक्स ओ एक्स डैश है और ये खड़ी जो रेखा है ऊर्ध्वाधर, ये कौन सी रेखा है, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो ये आपको जो आकृति दिखाई दे रही है ये कार्तीय निर्देशांक की है। अब इसमें बिंदुओं को दर्शाया जाता है, इस तंत्र के अंदर बिंदुओं को दर्शा सकते हैं और किसी भी बिंदु को दर्शाना होता है तो वो पेड़ के रूप में उसके साथ निर्देशांक लिखे जाते हैं। बच्चों, जैसे अपने पास एक बिंदु है P, इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इससे पहले निर्देशांक जानने से पहले हम जानेंगे कि इस O बिंदु के दाईं ओर जो x के मान है वो कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। जैसे +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। बाईं ओर जो वैल्यू होती है वो ऋणात्मक होती है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से पीछे आगे तक बढ़ती जाती है ऋणात्मक वैल्यू। अब y की बात करें, ऊपर वाले y के जो मान होंगे वो पॉजिटिव होते हैं, +1 +2 +3 +4। इसी प्रकार से नीचे वाले मान कैसे होंगे, ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, नीचे तक बढ़ते रहेंगे। इतना समझ में आ गया। हम बात कर रहे थे इस बिंदु के निर्देशांक क्या है। जब भी हम किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो उस बिंदु से दोनों अक्षों पे हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो पहले इस बिंदु से हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे किस पे, एक्स अक्ष पे, और फिर इधर लंब डालेंगे वाई अक्ष पे। किस पे लंब डालेंगे, वाई अक्ष पे। बच्चों, दरअसल आप देख रहे होंगे, जैसे हम ये मान लें कि ये यहाँ पे 3 तक आ रहा है और यहाँ पे 4 से 5 और यहाँ पे 6, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जरा सोचो और सोचो। तो आप देखोगे सबसे पहले किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं तो वहाँ पे x का मान लिखा जाता है, उसके उपरांत y का मान लिखा जाता है। यानी कि इसमें x का मान कैसे देखेंगे, इस बिंदु के लिए x का मान क्या होगा बच्चों, x का मान होता है y अक्ष से लंबवत दूरी, बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। तो y अक्ष तो ये था बच्चों अपना, और इससे लंब डाला आपने ये, ठीक है ना, इसको आप नाम दे सकते हो n, Pn। तो ये दूरी कितनी है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। तो आप देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट होके हम कहाँ तक आ रहे हैं, 3 तक आ रहे हैं। तो ये दूरी कितनी हुई, 3, तो ये भी कितनी होगी, 3। तो x का मान क्या आ गया, 3। ठीक है, अब y का मान देखना होता है। तो y का मान कैसे देखते हैं बच्चों, हम P बिंदु से x अक्ष के ऊपर लंब डालते हैं, इस लंब की लंबाई कितनी है, वही तो y का मान है। तो आप देखो इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो जितनी लंबाई ये है उतनी ये है। तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं 0 से लेके 6 तक, तो कितनी हुई लेंथ, 6। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कोमा लगा के क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। डेफिनेट आपको समझ में आ गया होगा बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हुए, इस बार क्या नहीं है, नंबर नहीं है। अप्रोक्सीमेट हम ये मान रहे हैं, इधर x के धनात्मक मान है
इधर y के धनात्मक मान है और इधर y के ऋणात्मक मान है, और ये अपने पास एक बिंदु है P। इसके निर्देशांक आपको लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, बिंदु P से x अक्ष पे लंब डालेंगे, तो यहाँ पे PM और एक लंब डालते हैं इस पे y अक्ष पे PM। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो इस बिंदु की O बिंदु से दूरी कितनी है, O बिंदु से दूरी कितनी है, मैंने माना x है, x अक्ष पे है तो दूरी को मैंने x मान लिया, और y अक्ष पे दूरी की बात करेंगे तो हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है ना। अब इससे लंबवत दूरी क्या होगी, यानी कि ये दूरी क्या है, ये दूरी y अक्ष पे आ रही है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। अब बिंदु के निर्देशांक की बात कर रहे हैं, इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे स्थित है। तो जब भी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले x की वैल्यू आती है, उसके बाद में y की वैल्यू आती है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। x की वैल्यू हम देखते हैं तो y से लंबवत दूरी देखते हैं, जस्ट उल्टा करते हैं, x का मान ढूंढ रहे हैं तो y से लंबवत दूरी कितनी है, तो y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, आप देखो x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x। ओके, फिर हम देखेंगे y की वैल्यू देखेंगे तो लंबवत दूरी कहाँ से देखेंगे, x अक्ष से, तो x अक्ष से लंबवत दूरी ये है और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, आशा कर रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो x का मान होता है इसको हम भुज बोलते हैं, और y का जो मान होता है इसको हम कोटि बोलते हैं, कोटि। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। सबसे पहले हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, तो जो पहला अंक आएगा वो x यानी कि भुज होगा, और कोमा लगा के हम y के निर्देशांक लिखते हैं। आओ बच्चों एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो अपने पास एक बिंदु है R, इसके निर्देशांक है 5,3। अब आपसे पूछें कि भुज का मान क्या है, भुज का मान क्या, इस बिंदु में भुज क्या है, भुज क्या होगा बच्चों, भुज का मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है, x निर्देशांक क्या है। x निर्देशांक कैसे मिलता है, आपने यहाँ से इस पे लंब डाला था और इस पे लंब डाला था, ठीक है ना, ये दोनों लंब हो गए x अक्ष पे और y अक्ष पे। x अक्ष पे आप लंब डाल रहे हो तो वो तो y को व्यक्त करता है, और y का मान क्या है, 3, और अब आप y अक्ष पे लंब डाल रहे हो, वो किसको व्यक्त करता है, x को, यानी कि 5। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हुई, x। ठीक है ना, कहने का मतलब जो पहला अंक है इस बिंदु के निर्देशांक युग्म में, जो पहला अंक है बच्चों वो क्या है, भुज है। ये दूरी आपकी 5 हो गई और ये दूरी आपकी 3 हो गई, तो भुज यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5, और कोटि यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। बिंदु को देखते ही आप बता सकते हो जो कर्मित युग्म में जो पहली वैल्यू है वो आपकी भुज है, और जो लास्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू है वो आपकी कोटि है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। कार्तीय निर्देशांक क्या होता है, 2 अक्ष होती है, x o x डैश, y o y डैश। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटती हैं, तो ये द्विविमीय तल को 4 भागों में डिवाइड कर देती हैं, और जो आपको आकृति दिखाई देगी वही क्या है, कार्तीय निर्देशांक है। इसमें हम बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। ठीक है, किसी बिंदु को दर्शाने के लिए कर्मित युग्म की आवश्यकता पड़ती है। उस युग्म का पहला अंक होता है वो उसकी भुज कहलाती है, यानी कि x की वैल्यू भुज है और y की वैल्यू कोटि है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना जो दूसरा टॉपिक है चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। इसके बाद में हम दूरी सूत्र पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जो दाईं ओर जो x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, +1 +2 +3 +4 +5, और बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5, और इसी प्रकार ऊपर y अक्ष में ऊपर की ओर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और नीचे जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव होती है, -1 -2
-3, -4, -5, ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, ठीक है ना बच्चों। अब ये तो कौन सा चतुर्थांश है, फर्तम चतुर्थांश, फर्तम चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। यानी कि दोनों अक्ष थी इस द्विविमीय तल को 4 भागों में बांट रही है बच्चों, 4 भागों में बांट रही है। पहला पार्ट प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, फिर दूसरा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब बात करने वाले हैं, कोई बिंदु इसमें है, प्रथम चतुर्थांश के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो उसमें निर्देशांक के चिन्ह कैसे होंगे। आप सोचो, जरा सा दिमाग पे जोड़ दोगे तो कोई बिंदु इसमें होगा तो वहाँ पे x के मान इससे आने वाले हैं, y के मान इस लाइन से आने वाले हैं, है ना, और दोनों ही अक्ष कैसी है, धनात्मक अक्ष है। तो कहने का मतलब कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होता है, वहाँ पे x का मान और y का मान धनात्मक होता है और धनात्मक वैल्यू तो 0 से बड़ी होती है, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। जैसे बिंदु P है, इसके निर्देशांक 2,3 है, तो आप देखो x का मान कितना आ रहा है, 2, 0 से बड़ा है, y का मान 3, 0 से बड़ा है, तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा बच्चों, ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब द्वितीय चतुर्थांश की ओर बढ़ते हैं अपन। द्वितीय चतुर्थांश में आप देखोगे इसमें 2 अक्ष काम में आ रही है बच्चों, एक तो ये वाली अक्ष पॉजिटिव y अक्ष, और ये कौन सी अक्ष है, x अक्ष, परंतु कैसी, ऋणात्मक x अक्ष है ना। तो यहाँ पे x का मान तो क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक, 0 से छोटा, और y का मान 0 से बड़ा होता है। आपको समझ में आ गया होगा। किसी बिंदु के निर्देशांकों में यदि भुज का मान ऋणात्मक और कोटि का मान धनात्मक हो तो वो बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे R बिंदु है, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू +3 है, तो x के मान ऋणात्मक यहाँ पे हैं और y के मान धनात्मक यहाँ पे है, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये सेकंड क्वार्टर के अंदर स्थित है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वार्टर को देखो आप, तो यहाँ पे 2 अक्ष है, x अक्ष वो भी ऋणात्मक और y अक्ष ये भी कैसी है, ऋणात्मक अक्ष है, तो x की वैल्यू भी ऋणात्मक रहने वाली है और y की वैल्यू भी ऋणात्मक रहने वाली है, x लेस देन 0 और y लेस देन 0। थर्ड क्वार्टर के अंदर x का मान भी ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक। फॉर एग्जाम्पल, Q बिंदु है अपने पास -2, -3, यहाँ पे आप देखो बच्चों x का मान भी ऋणात्मक है और y का मान भी ऋणात्मक है, तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, थर्ड क्वार्टर के अंदर स्थित होगा। इतना समझ में आया। फोर्थ क्वार्टर में बढ़े तो आप मेरे से पहले आपने कर लिया होगा शायद। आप देखो यहाँ पे x अक्ष धनात्मक है और y अक्ष ऋणात्मक है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी रहने वाली है और y की वैल्यू 0 से छोटी रहने वाली है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं PQR, S कोई बिंदु ले लेता हूँ मैं। आप देखो x का मान +2 है, y का मान -3 है, तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, चौथे चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा। ठीक है, तो एक बिंदु को देख के हम कैसे बताएं कि कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, इसके लिए हमें चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह देखना आना चाहिए बच्चों। तो आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सभी निर्देशांक क्या होते हैं, धनात्मक, x और y दोनों धनात्मक होते हैं। सेकंड क्वार्टर में x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक होता है। थर्ड क्वार्टर के अंदर x ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक होता है। फोर्थ क्वार्टर में x धनात्मक और y ऋणात्मक होता है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में आगे बढ़े, इनको मिटा रहा हूँ मैं। ये तो हो गई चारों चतुर्थांशों की बात। हो सकता है बिंदु चतुर्थांशों में स्थित ना हो और बिंदु कहाँ स्थित हो, अक्षों पे स्थित हो। जब इस अक्ष पे कोई बिंदु स्थित होगा, ये कौन सी अक्ष है अपनी, x अक्ष। कौन सी x अक्ष है, x अक्ष।
नोट डाल के हम लिख सकते हैं बच्चों, यदि बिंदु x अक्ष पर स्थित हो, x अक्ष पर स्थित हो, तो अब सोचो आप बिंदु इस लाइन के ऊपर है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो उस स्थिति में अपने पास y की वैल्यू क्या होगी। ये जो अपने पास जो ये क्रॉस बिंदु है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, यानी कि x की वैल्यू भी यहाँ पे 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। हम जैसे जैसे इस लाइन पे इधर आते हैं, x का मान तो बढ़ता जाता है परंतु y का मान तो 0 ही रहता है। y का मान कब बढ़ता है? जब ऊपर उठे, हम ऊपर की तरफ उठे तब y की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी। इस लाइन पे तो y का मान सदैव क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला बच्चों। तो x अक्ष पे जो y कोऑर्डिनेट यानी कि y निर्देशांक होता है उसका मान क्या होता है? 0। यदि बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर क्या होगा? 0 होगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे बढ़े अपन इसी प्रकार से लैंग्वेज में यहाँ पे क्या लिख देंगे? y, यानी कि इस अक्ष की बात करें हम, कोई बिंदु इस लाइन पे स्थित हो, कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित हो, तो उस स्थिति में x अक्ष का मान क्या रहेगा? x निर्देशांक का मान क्या रहेगा बच्चों? देखो ये पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, यदि बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो x बराबर क्या होगा? 0। x बराबर क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चिन्हों के बारे में हमने सीखा है, ठीक है बच्चों। निर्देशांक तंत्र के बारे में आपने सीख लिया है। और अक्षों पर कोई बिंदु स्थित होता है, x अक्ष पर स्थित होता है तो y 0 होता है, और y अक्ष पे स्थित होता है तो x 0 होता है। आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे और उस दूरी सूत्र का उपयोग करके हम कैसे सिद्ध करें कि चार जो बिंदु दे रखे उनसे बनने वाली आकृति आयत है, चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तीन बिंदुओं से बनने वाली आकृति समकोण त्रिभुज है, संभव त्रिभुज है। तो इनको हम दूरी सूत्र की सहायता से सॉल्व करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं कि तीन बिंदुओं से बनने वाली जो आकृति है समकोण त्रिभुज है, तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे, उनकी जो कंडीशन है समकोण त्रिभुज की, समलंब चतुर्भुज की, ये सभी का जिक्र हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए विदा।